देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून के सहस्त्रधारा में देर रात बादल फटा, मुख्य बाजार में आया मलबा, कई होटल दुकानों को नुकसान पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर दिल्ली सरकार पीएम की तस्वीरों वाले उड़ाएंगे ड्रोन, महिला कांस्टेबल संभालेंगी कमान। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची संशोधन के तहत चुनाव अधिकारियों की ट्रेनिंग आज से हुई है शुरू। 2 अक्टूबर को अलीगढ़ और 31 अक्टूबर को बस्ती में रालौद बनाएगा चुनावी माहौल। सरदार पटेल की जयंती पर यूपी के सभी जिलों में मनाएगा एकता दिवस। दिल्ली एयरपोर्ट पर 26 अक्टूबर से फिर खुलेगा टर्मिनल 2, अब अपना सामान खुद चेक इन कर सकेंगे यात्री। और वहीं मंडी में मकान गिरा, परिवार के 5 लोग दबे, एक की मौत। धर्मपुर बस स्टैंड में 10 सरकारी बसें वहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं बड़ी खबर से। दिल्ली से ये खबर आपको बताने जा रहे हैं। देहरादून में बादल फटने का मामला और पीएम मोदी ने घटना का संज्ञान लिया। इस वक्त की आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं और अपडेट के साथ बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना का संज्ञान लिया है, बादल फटने की ये घटना, और इसी के साथ ही पीएम मोदी ने सीएम धामी से बातचीत की है, बादल फटने की घटना की जानकारी भी ली है। वहीं पीएम मोदी ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया, भरोसा दिलाया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी घटना का संज्ञान लिया है और गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम धामी से बातचीत की, बादल फटने की घटना की पूरी विस्तृत तौर पर जानकारी ली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से एक खबर, देहरादून में बादल फटने का पूरा मामला है और इसी के साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम धामी को फोन करके उनसे पूरी जानकारी ली है, घटना के विषय में बातचीत की और हर संभव मदद पहुंचाने का भरोसा भी दिलाया है। बादल फटने की घटना की जानकारी फिलहाल ली गई है। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी जानकारी ली गई और हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन, भरोसा भी दिलाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, गृह मंत्री अमित शाह की ओर से। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। और बादल फटने की ये घटना तो उत्तराखंड में फिर से बादल फटने की ये घटना और देहरादून में बादल फटे। प्राकृतिक आपदा का कहर चूंकि देखा जा रहा है उत्तराखंड में इस समय, बारिश का कहर, और इसी बीच बादल फटने की घटनाओं से उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा का कहर देखा जा रहा है। और वहीं आपको बता दें कि बीते दिनों भी बादल फटने की जो घटना थी चमोली में, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, झकझोर करके रख दिया था। और उस मलबे में कई मकान, कई जो दुकान थी वो बह गए थे। बादल फटने की एक बार फिर से घटना, लोगों में दहशत का माहौल, डर का माहौल। और फिलहाल सीएम धामी लगातार राहत बचाव कार्य में जुटे हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की सीएम पुष्कर सिंह धामी से और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि आपको हर संभव मदद पहुंचाई जाएगी। इसका भरोसा दिलाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी फोन से बातचीत की सीएम धामी से और घटना के विषय में संज्ञान भी लिया है। और हमारे साथ फोन लाइन पर फिलहाल आपको एक खबर बता रहे हैं। तो खबर है देहरादून से आपको बता रहे हैं। देहरादून में बादल फटा और भयंकर त्रासदी देखी जा रही है। और बता देते हैं देहरादून से खबर, भू कटाव वाले क्षेत्रों का सर्वे करने पहुंचे सीएम। देहरादून में भारी बारिश से जलभराव की स्थिति देखी जा रही है और वहीं भू कटाव की जो स्थिति है वो भी देखी जा रही है। हालातों का जायजा ले रहे हैं मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी और
ग्राउंड जीरो पर खुद निरीक्षण कर रहे हैं सीएम धामी। अधिकारियों से पूरी अपडेट भी ले रहे हैं। प्रभावितों को हर प्रकार से मदद करने का भरोसा भी सीएम धामी की ओर से दिलाया जा रहा है। तो सीएम धामी का कहना है कि हम लगातार युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। एक तरफ बारिश, भयानक बारिश और दूसरी तरफ बादल फटने की घटनाएं। इन प्राकृतिक आपदाओं को लेकर के सभी के चेहरे चिंतित नजर आ रहे हैं और खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहां पर पहुंच रहे हैं, हालातों का जायजा ले रहे हैं। और वहीं देहरादून की अगर बात करें तो वहां पर भी जलभराव की स्थिति देखी जा रही है। भू कटाव से लोगों का आना जाना भी प्रभावित हो रहा है। शिव नारायण संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। शिव नारायण, जिस तरह से देखा जा रहा है, एक तरफ देहरादून में बादल फटने की जो घटना घटी, इसके बाद भारी बारिश के चलते भू कटाव की स्थिति, जलभराव की स्थिति देखी जा रही है। अब सीएम पुष्कर सिंह धामी जो प्रभावित क्षेत्र है वहां पर पहुंच रहे, जानकारी ले रहे, हालात का जायजा भी लेते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों की अगर बात करें तो अभी क्या अपडेट है आपके पास? जैसे मैं बताना चाहूंगा, जिस तरीके से ये जब से रात 12 बजे से ये बादल फटने की घटना है, उसके बाद में जिले में कई जगहों पर ऐसे हादसे हुए हैं, ऐसी घटनाएं सामने निकल करके आई हैं जहां पर जो नदी किनारे लोग रहते हैं वहाँ पे जल स्थिति बनी हुई है। जैसे मालदेवता की बात करें, सहजधारा की बात करें, तो मैं इस वक्त सहजधारा में मौजूद हूँ और यहाँ पे जो मंजर देखा जा रहा है वो काफी भयानक मंजर है। और यहाँ पे जो लोग दहशत में है और जो कैरी गांव है जो यहाँ पे आगे जाके वहां तक हम पहुंच नहीं पाए हैं क्योंकि वहाँ पे रास्ता कटा हुआ है। और वहाँ से जो लोग किसी तरह से फिर निकल करके आ रहे हैं, अपना सारा सामान छोड़ करके आ रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी से सुबह से ही लेकर के उसमें अपडेट ले रहे हैं। जगह जहाँ उनको सूचना प्राप्त हुई है वहीं पर वो जा रहे हैं। जिस तरीके से एनडीआरएफ सभी मौजूद है और प्रयास है कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लेके जाया जाए और कोई ऐसी हानि ना हो। जिस तरीके से अभी रात के बाद में जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, वीडियो वायरल से देखा जा रहा है कि जिले कई जगहों पर लोगों को फंसने की और बह जाने की जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, उससे लगता है कि काफी जो यहाँ पे नुकसान हुआ है, ये जो जनहानि हुई है। और अभी आंकड़ा निकल करके सामने नहीं आया है, कोई संभावना ऐसे अभी सामने नहीं आई। प्रशासन पूरा मुस्तैद है और जो यहाँ पे धामी के साथ साथ जो उनके मंत्री हैं, उनके जो विधायक है, वो भी ग्राउंड नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से लोग जिस तरीके से यहाँ पे ये शिव नारायण, जिस तरह से आपने बताया कि कई जनहानि हुई है, क्या अभी तक ये पता चल सका है कि कितनी जनहानि हुई है इस त्रासदी में? देखिए, अभी ये कहना मुश्किल है। जिस तरीके से एक जो सूत्रों से पता चला है कि आधिकारिक जो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो वैसे सूत्रों से पता चला है सहसपुर विधानसभा के अंदर एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें 8 से 10 लोग दिखाई दे रहे हैं जो ट्रैक्टर ट्रॉली पे शायद हैं और वो आपको बचाने के चक्कर में वो नदी में बहते नजर आए हैं। जहां और मसूरी विधानसभा की बात करें तो मसूरी विधानसभा की जो अपडेट मैंने सुबह दी थी, जिसमें उसमें भी ट्रैक्टर से हादसा हुआ है कि 4-5 लोग उसमें भी बहे हैं, लेकिन अभी पूरी जानकारी नहीं आई है कि कितने लोग हैं। क्योंकि इसी तरीके से आप कई जगह से इस तरीके के जो घटनाएं अभी वो सामने निकल करके आएंगी, तभी जा करके जानकारी मिल सकती है, आधिकारिक जानकारी की कितने लोग इसमें बहे हैं, कितने लोग बचे हैं, कितने लोग अभी लापता हैं। ये अभी इस तरीके से शिव नारायण, जिस तरह से ये भयानक जो घटना घटी है, प्राकृतिक आपदा इसे कहा जा सकता है, प्रकृति का रौद्र रूप देखा जा रहा है देहरादून में और इससे पहले चमोली में देखा गया। लेकिन बात करें यहाँ पर आज की अपडेट की बात करें तो जिस समय ये घटना घटी तो उस समय की स्थिति क्या थी, कितने लोग वहां पर थे? क्योंकि पर्यटक वहां पर पहुंचते हैं चारधाम यात्रा के लिए, पहले से ही वहां पर लोग मौजूद थे, तो उस समय की स्थिति क्या थी? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, जिस तरीके से यहाँ पे जो देहरादून की बात करते हैं तो जिस एरिया में हम हैं मौजूद हैं, यहाँ पे सहजधारा ये भी एक
पर्यटक स्थल है, यहाँ पे भी लोग बाहर से आते हैं। और कुछ लोगों से हमारी बात हुई थी जो बाहर से आए थे सहारनपुर के, वो अपने आप को बता रहे थे, कह रहे थे हमारे साथ के 6-7 साथी बह गए, उनका कुछ पता नहीं चला है और वो यहाँ पे बर्थडे मनाने आए थे। इसी तरीके से अभी ऐसी जानकारी नहीं, क्योंकि यहाँ पे शहर धारा में काफी होटल हैं जो नदी किनारे हैं, रिसोर्ट है और रेस्टोरेंट है जिनमें लोग रहते हैं, क्योंकि रात का समय होने की वजह से लोगों को समझने का मौका नहीं मिला। तो ऐसे में अभी कुछ ऐसी जानकारी नहीं आई कि आंकड़ा निकल करके कोई सामने नहीं आया है कि हम उसमें पूरा आंकड़ा आ गया है कि कितने लोग भय कितने नहीं, क्योंकि अभी हम खुद वहां पे थे। ऐसे कठिन रास्ते बन चुके हैं कि जो हमें भी जो कीचड़ में से निकलना पड़ रहा है और वहाँ पे जो हमारे जो चप्पल जूते सब उसी में ही रह गए हैं और हम भी नंगे पैर यहाँ पे लोगों के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे मंजर है। और अभी भी लोग यहाँ पे दहशत में है। और फिर एक बार मौसम लग रहा है कि जिस तरीके से बिजली कड़क रही है, लगता है कि दोबारा भी मौसम बिगड़ सकता है, क्योंकि जिस एरिया में हम हैं यहाँ पे काफी नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल शिवनारायण, नुकसान तो काफ़ी हुआ है, क्योंकि इस तरह की जो आपदाएं होती है वहाँ पर तीर्थ यात्री भी पहुँचते हैं और बाकी जो स्थानीय लोग थे वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन अब की जो जलभराव की स्थिति देखी जा रही है इस समय उत्तराखंड में, देहरादून की बात कर रहे हैं, तो देहरादून में जो जलभराव की स्थितियाँ तस्वीरें जो देखी जा सकती हैं, तो जलभराव को कम करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, जो सारे क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे नगर निगम द्वारा जो जल भराव है, वहाँ पे जो वाटर पंप होते हैं वो लगाए गए हैं जगह जगह। जो भी चिन्हित क्षेत्र किए गए थे कि यहाँ पे जल भराव होता है, तो पहले से ही वहाँ पे काफी संख्या में 15-20 वाटर पंप लगाए गए हैं, जिससे कि पानी भरे और उसको तुरंत ही उन वाटर पंपों से निकाल दिया जाए। जिस तरीके से वहाँ पे पानी भरता है तो काफी नुकसान नहीं होता, लेकिन काफी जल भराव हो जाता है, जिसकी वजह से और इसी को लेकर के जिला प्रशासन ने पूरी तरह ऐसे चिन्हित क्षेत्र किए थे जहाँ पर जो वाटर पंप है वो लगाए थे, तो जिससे कि हर समय रहते पानी निकाल दिया जाए, कोई स्थिति ना हो। जी बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए शिवनारायण। और लखनऊ से बता देते हैं आपको खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ की 2 अहम बैठकें हैं आज और टेक्सटाइल पार्क योजना पर सीएम की समीक्षा बैठक होनी है। साथ ही पावर लूम बुनकर योजना का प्रस्तुतिकरण भी होगा। कालिदास मार्ग पर सीएम योगी की पहली बैठक शाम 6 बजे सड़कों की गड्ढा मुक्ति पर चर्चा भी की जाएगी। विकास योजनाओं को लेकर दिन भर मंथन भी रहेगा।
राजधानी लखनऊ से आपको बता रहे हैं खबर। कालिदास मार्ग पर सीएम योगी आदित्यनाथ की पहली बैठक और 2 बैठकें होनी है। शाम 6 बजे सड़कों की गड्ढा मुक्त पर चर्चा भी होगी और ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। विकास योजनाओं को लेकर दिन भर मंथन भी रहेगा। तो ये खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से 2 अहम बैठकें सूबे के मुखिया की ओर से रखी गई। टेक्सटाइल पार्क योजना पर सीएम की समीक्षा बैठक और वहीं पावर लूम बुनकर योजना का भी प्रस्तुतिकरण होना है। वहीं कालिदास मार्ग पर सीएम योगी की पहली बैठक बताई जा रही है। पावर लूम बुनकर योजना का प्रस्तुतिकरण भी होगा। ग्रेटर नोएडा से आपको बता देते हैं खबर। ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारी तेज हो चुकी है और वहीं पीएम मोदी 25 सितंबर को उद्घाटन भी कर सकते हैं। तो सीएम योगी 19 सितंबर को करेंगे समीक्षा बैठक। इंडिया एक्सपो मार्ट में उच्च स्तरीय बैठक की जानी है। 1500 से अधिक पुलिसकर्मी संभालेंगे सुरक्षा व्यवस्था। सभी विभागीय सचिव होंगे समीक्षा बैठक में शामिल। स्थानीय प्रशासन और पुलिस तैयारियों में जुटे हैं। 25 से 29 सितंबर तक इंटरनेशनल ट्रेड शो चलेगा। तो इंडिया एक्सपो मार्ट में उच्च स्तरीय बैठक की जानी है और इसके साथ ही 1500 से अधिक पुलिसकर्मी संभालेंगे सुरक्षा व्यवस्था। सभी विभागीय सचिव समीक्षा बैठक का हिस्सा होंगे, शामिल होंगे। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ट्रेड शो को लेकर के तैयारियों में जुटे हैं और 25 से 29 सितंबर तक इंटरनेशनल ट्रेड शो संचालित किया जाएगा। और अब आपको बता देते हैं रायबरेली से खबर। रायबरेली से 36वां क्षेत्रीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश स्तर की कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और 316 छात्र छात्राओं ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। 3 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और यूपी के अलग अलग जिलों के छात्र छात्राओं ने इसमें भाग लिया। शहर के गोपाल सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजन किया गया।
विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र, जैसे विद्या भारती की रचना है 11 क्षेत्रों में एक क्षेत्र है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, जिसमें उत्तर प्रदेश के 49 शासकीय जिले इसके अंतर्गत आते हैं। संगठन की रचना के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में 4 प्रांत हैं, काशी, गोरक्ष, अवध और कानपुर। ऐसे 4 प्रांतों में जो हमारे विद्यालय संचालित होते हैं वो 8 समितियां हैं, नगरीय और ग्रामीण, 4 नगरीय और 4 ग्रामीण। ऐसे 8 समितियों के अपने अपने प्रांत की विजेता टीमें कबड्डी प्रतियोगिता के लिए 36वीं क्षेत्रीय कबड्डी प्रतियोगिता इस रायबरेली जनपद के प्रतिष्ठित विद्यालय गोपाल सरस्वती विद्या मंदिर में 3 दिवसीय आयोजित है। इस प्रतियोगिता में पूरे क्षेत्र से लगभग 350 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। कार्यक्रम कौन सा हो रहा है, क्या चीज हो रही है? ये अखिल भारतीय विद्या भारती का कार्यक्रम है और ये 36वीं खेलकूद में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हमारे यहाँ किया जा रहा है। कौशाम्बी से बता देते हैं खबर, जहां पर रोडवेज बस की हालत खराब और धक्का मार सरकारी बस का वीडियो वायरल हुआ है और परिवहन विभाग की बसों की व्यवस्था खराब हुई। लोगों ने वीडियो बनाकर के वायरल किया। प्रयागराज डिपो की बस को धक्का मार रहे यात्री। सराय अकील के रोडवेज बस की हालत फिलहाल खराब है, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। धक्का लगाते लोगों को आप देख सकते हैं और लोगों ने इसका वीडियो भी बना लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, वायरल कर दिया। प्रयागराज डिपो की बस को धक्का मार रहे हैं यात्री। तो सराय अकील में रोडवेज बस की हालत बेहद खराब। चलते चलते बस अचानक रुक गई और यात्रियों ने बस में धक्का लगाया। और अलीगढ़ से खबर, शमशाद मार्केट में बाइक सवारों ने की फायरिंग, दबंगों का आतंक, युवक को मारी गोली और घायल युवक जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू कर दी गई। 4 बाइक सवारों ने युवक को अपना निशाना बनाया और वहीं थाना सिविल लाइन क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों से साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नईमा खातून को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की फेलो चुने जाने पर राज्य सर सैयद अकादमी में आयोजित एक समारोह में सम्मानित किया गया। बाबा साहेब अम्बेडकर शिक्षा विश्वविद्यालय कोलकाता की कुलपति और प्रख्यात विद्वान प्रोफेसर सोमा बंदोपाध्याय ने उन्हें शॉल उड़ा करके सम्मानित किया। प्रोफेसर नईमा खातून ने अपने संबोधन में कहा, मान्य हस्तियों को हम मानते हैं, उपस्थिति उनके लिए हर्ष और विनम्रता का अवसर है। There should be one pretext. So that was
Soma Bandyopadhyay to honor her exceptional contribution. The first Vice Chancellor of AMU achievement. और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी सहयोगी गरिमा वाजपेयी के साथ देखिए आगे की खबरें। आप देख रहे ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर है बलिया से, जहां पर गंगा और घाघरा नदी में आई बाढ़ से दोनों ही नदियों का खतरा बिंदु से ऊपर बहना अपने आप में चिंता का विषय है। घाघरा नदी से तो कुछ नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन गंगा नदी से कटान जोरों पर है। बलिया तहसील क्षेत्र के चक्की नौरंगा गांव में इस साल आई बाढ़ से अब तक 100 से भी अधिक मकान कटान की वजह से गंगा नदी में विलीन हो गए हैं और यह सिलसिला अभी भी जारी है। मकानों के नदी में विलीन होने का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह मकान या घर नदी में समाहित होते जा रहे हैं। सब कटल जाता, देख सकते हैं कैसे पूरे। देखिए पूरा एकदम देखिए पूरा एक संग जाता है। देखिए 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 अपना से सब कटल जाता, देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बलरामपुर से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। किसानों के नाम पर 8 लाख का फर्जी लोन रिकवरी नोटिस से हुआ फर्जीवाड़े का खुलासा। रामानुजगंज कोऑपरेटिव बैंक पर गंभीर आरोप। जीएमआर खाते से नियम विरुद्ध निकाले गए पैसे। एक ही गांव के 5 किसानों के नाम से लोन पास। बिना जानकारी के किसानों को बना दिया कर्जदार। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, बैंकिंग सिस्टम पर उठे सवाल और जांच की मांग। फर्जी लोन घोटाले से ग्रामीणों में आक्रोश। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रिकवरी नोटिस से हुआ फर्जीवाड़े का खुलासा।
और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं बेमेतरा से, जहां पर सिख धर्म के 9वें गुरु हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व के मौके पर असम के कुबरी स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा से यात्रा शुरू हुई। श्रद्धा यात्रा 1650 किलोमीटर की दूरी तय कर 17 तारीख को बेमेतरा पहुंच रही है। इस ऐतिहासिक यात्रा में लगभग 200 श्रद्धालुओं का जत्था शामिल है। शहीदी पर्व के समर्पित ये यात्रा जो असम डोमनी किला से निकली हुई है, जो पूरे भारत का भ्रमण करते हुए 17 तारीख को हमारे बेमेतरा पहुंच रही है और जिसकी यात्रा की तैयारी में पूरा सिख समाज जोर शोर से भिड़ा हुआ है और हमारे सिख युवा नौजवान बाइक रैली से निकाल कर स्वागत करेंगे भारत माता चौक तक। उसके बाद तत्पश्चात वहाँ आतिशबाजी का प्रोग्राम है। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह चौक में आतिशबाजी का प्रोग्राम है और गुरु नानक चौक में सम्मान किया जाएगा। खबर है राजनांदगांव से, जहां पर डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के नगर पंचायत दुमका में बढ़ते बिजली बिल और लगातार हो रही बिजली कटौती के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने चंडी चौक पर धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में डोंगरगढ़ विधायक श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल ने भाग लेकर क्षेत्रवासियों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने हाफ बिजली बिल का वादा किया था, लेकिन अब बिलों में प्रत्याशित बढ़ोतरी हो रही है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उन्होंने यहाँ की व्यवस्था को सुधार करनी चाहिए, जो कि और खराब होती जा रही है। इसलिए आज जो बैठी सरकार, विष्णुदेव सरकार के खिलाफ हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है और ये धरना प्रदर्शन एक सूचना के तौर पर अभी तो यहाँ पे छोटे रूप पे हुआ, लेकिन अगर ऐसे ही रहा तो ये बड़े रूप में विशाल होगा और सोमनी का घेराव भी करेगा। जी, यदि इस बार जो ज्ञापन दिए हैं उनकी सुनवाई नहीं हुई तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? सोमनी ऑफिस का घेराव होगा और बड़े स्तर पे होगा। अगर इसी तरह यहाँ की समस्या समाधान नहीं होगी तो इसको बड़े स्तर पे करेंगे। जी। खबर है पटियाला से, जहां पर पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने घग्गर की समस्याओं को जायजा लेते हुए बाढ़ से हुई क्षति की समीक्षा की है और बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के बाद उन्होंने सीमावर्ती पंजाब और हरियाणा को मिलाकर समस्याओं का समाधान करना चाहिए, जिससे स्थानीय बाशिंदों को राहत दिलाई जा सके। राज्यपाल ने स्वीकार किया कि इस बार 1988 में आई पिछली बाढ़ से अधिक नुकसान हुआ है। सरकार ने नुकसान की भरपाई करते हुए विशेष गिरदावरी भी शुरू की है।
मोगा जिले के गांव चककनिया का युवक बूटा सिंह रोजगार की तलाश में रूस गया था। 1 साल बाद उसका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो जान बचाने की अपील करता हुआ दिखा है। परिवार का रो कर बुरा हाल है। बूटा सिंह 2 बहनों का इकलौता भाई है और उसके पिता भी बीमार रहते हैं। मां ने सरकार से बेटे को जल्द भारत लाने की मांग की है। करनी सिर्फ होर तो किसी नहीं करना। और सामने उन्होंने गन्ना फड़ातियां, कोई ट्रेनिंग दी ना, कोई चंगा खाण देंगे आ। साढ़े नाल धोखा होया, सानू गांह भेज रहे लड़न वास्ते। साढ़े नाल 15 बंदे सीगे, ऑलरेडी 5-6 बंदे नूं भेज चुके आ। कईयां दे विचों डेथ भी हो चुकी है। हुण सानू कल परसों ना गांह भेजना गा। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਢਾਇਆ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ 5 ਮੁੰਡੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਸੀਂ 15 ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਹੀ, ਅਸੀਂ 6-7 ਮੁੰਡੇ ਬਚੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਢਾਇਆ ਜਾਏ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਆਰਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕੋ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਜੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਇਕਲੌਤਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਮੇਰਾ। 2 ਸਿਸਟਰਸ ਆ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਜੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਮਾਮਲਾ? 1 ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 24 ਤਰੀਕ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਏਜੰਟ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਭੇਜਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਏਜੰਟ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਗਏ ਨੂੰ? ਸਾਲ ਹੋ गया। मोगा जिले के बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा करते हुए केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल ने लोगों की समस्याओं को सुना है और राहत कार्यों का जायजा लिया है। गांव संगेड़ा में उन्होंने भंडारे में बैठकर पीड़ितों के साथ लंगर छका, जिससे लोगों में भावनात्मक जुड़ाव भी देखने को मिला है। प्रधानमंत्री मोदी के निर्देशानुसार कैबिनेट मंत्रियों को जमीनी स्तर पर जाकर पीड़ितों से मिलने का आदेश दिया गया था और इसी क्रम में बघेल ने मोगा के विभिन्न गाँवों में लोगों से बातचीत की और आश्वासन दिया कि उनकी समस्याएं प्रधानमंत्री तक पहुंचाई जाएंगी। स्वयं पंजाब की बाढ़ पीड़ितों का दौरा करके उनसे बात की और एक बड़ा पैकेज 12,000 करोड़ का और एक 1,600 करोड़ का, इस प्रकार से 13,600 करोड़ के पैकेज की उन्होंने घोषणा की है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि बाढ़ पीड़ित इलाका ज़्यादा है, प्रधानमंत्री 0 पॉइंट पर हर जगह नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सभी मंत्रियों को, चाहे वो सीनियर कैबिनेट मंत्री हों या राज्य मंत्री हों, उनसे कहा गया है कि बाढ़ पीड़ित देश में जो जो इलाके हैं वहाँ मंत्री स्वयं जाएंगे और हवाई दौरा नहीं करेंगे। पंजाब सरकार के नशा विरोधी अभियान के तहत थाना मजीठा पुलिस और आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गौरव चौहान को 8 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब और दले नंबर की गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया है। गोपनीय सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में आरोपी गौरव चौहान निवासी मजीठा वार्ड नंबर 4 काजापट्टी को पकड़ा गया। थाना मजीठा में मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी गई है। बाहर करके फिर रखिए। अपना जी चेयर्स एंड मैनेज बाय रिंपल ग्रुप सर्कल मजीठा। ਅਸੀਂ ਜੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੌਰਵ ਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਮਜੀਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਤੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮੁਖਬਰੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਮਜੀਠੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰਿਲੇਟਡ ਲਾਗੇ ਥਾਣਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਜੀਠਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਦਾ ਟਰੈਪ ਲਾਇਆ ਜੀ ਨਾਲ ਥਾਣਾ ਮਜੀਠਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਅੱਜ 8 ਪੇਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਥਾਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦਿੱਲੀ ਨੰਬਰ ਆ, ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ DL 7CF
8826 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਪੇਟੀਆਂ ਆਰਸੀ ਦੀਆਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ 2 ਪੇਟੀਆਂ ਸਟਰਲਿੰਗ B7 8 ਪੇਟੀਆਂ ਟੋਟਲ ਇਹਨਾਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਰ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਕੋਈ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਰੱਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗੌਰਵ ਚੌਹਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਖਾਸਾ ਪੱਤੀ। पटियाला के एसएसटी नगर इलाके में गंदे पानी और सीवरेज की समस्या से परेशान स्थानीय निवासियों ने आज सांकेतिक धरना देकर विरोध जताया है। लोगों का कहना है कि कई महीनों से उनके घरों में गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है, जिससे अब पीना भी मुश्किल हो गया है। निवासियों ने बताया कि इस समस्या को लेकर कई बार अधिकारियों और मोहल्ले के एमसी से शिकायत की, लेकिन कोई भी समाधान नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द स्थायी समाधान नहीं हुआ तो वो सड़कों पर उतरकर बड़ा विरोध करेंगे। ट्रेन पैप ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਬਣਵਾਇਆ ਜੀ, ਜਾਂਚ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਲਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਲਿਓ ਜੀ। ਵੱਡਾ ਕਪੜਾ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਥੋਂ ਪਟਾ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਵੱਡਾ ਕਪੜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਵੱਡਾ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਵੱਡਾ ਕਪੜਾ। ਲਗਭਗ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈੱਡ ਬਣਦਾ ਥੱਲੇ। ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੈਲੋ, ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਟੀ ਨਗਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਸਾਡਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ। ਟ੍ਰੇਨ ਪੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਬਣਵਾਇਆ ਜੀ, ਜਾਂਚ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਲਿਓ। और अब सीधा आपको उत्तराखंड लेकर चलते हैं, जहां पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। और इसका संयोजन करने वाले और विभिन्न अवसरों पर देश और दुनिया में अपनी विद्वत क्षमता से सभी को उद्बोधन देने वाले डॉक्टर चिन्मया पांडे जी, जॉन टालिन जी, प्रोफेसर स्टुअर्ट रसेल जी, अभिषेक सिंह जी जिनको अभी हम लोगों ने सुना, रॉबर्ट टैगर जी, डॉक्टर सचिन चतुर्वेदी जी, महानिदेशक विकासशील देशों के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली भारत, श्री विलियम जोन्स जी, शरद पारदी जी, कुलपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय, स्वामी रूपेंद्र प्रकाश जी, आचार्य लोकेश मुनि जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी महानुभाव, स्वामी यतीश्वरानंद जी, हमारे डॉक्टर जयपाल जी, सैनी जी, जमदग्नि जी, श्री आशुतोष शर्मा जी, हमारे राकेश गिरी जी और किरण जी, मनोज जी, सभी उपस्थित और विभिन्न विभिन्न स्थानों से आज के इस कार्यक्रम में पधारे सभी हमारे विद्वतजन, विश्वविद्यालय परिवार के सभी हमारे आचार्यगण, शिक्षकगण और बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी छात्र एवं छात्राएं, विद्यार्थीगण, उपस्थित हमारे मीडिया के सभी मित्र। मैं सबसे पहले तो वेदों के अधिराष्ट्री माँ गायत्री के चरणों में शीश नवाकर उनको प्रणाम करता हूं और हरिद्वार की इस पुण्य धरा में आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देश विदेश से पधारे सभी विषय विशेषज्ञों का, शोधकर्ताओं का, निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों का, सभी गणमान्य महानुभावों का देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर सभी देवभूमि वासियों की तरफ से, अपनी तरफ से सबका हृदय से स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। और आज संयोग से मेरा सौभाग्य है कि आज मेरा जन्म दिवस भी है और इस जन्म दिवस के रूप में जिन्होंने हमेशा एक हमको अभिभावक के रूप में कहूँ, क्योंकि हमारे
काफ़ी लंबे समय से उनका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहा, जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र की गरिमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी के सानिध्य में इस विराट सम्मेलन में आप सबके बीच में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं समस्त प्रदेशवासियों की तरफ से आदरणीय ओम बिरला जी का भी हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आध्यात्मिकता और विज्ञान के बीच समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से आयोजित इस ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय AI सम्मेलन का आयोजन करने के लिए मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय और डॉक्टर चिन्मया पांडे जी को बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं कि देवभूमि उत्तराखंड में उन्होंने इस सम्मेलन का आयोजन किया, जो देश और दुनिया की इस समय एक आवश्यकता है। भाइयों बहनों, प्राचीन भारतीय संस्कृति में ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म का एक अद्वितीय संगम देखने को मिलता है। हमारी सनातन संस्कृति केवल आस्था और विश्वास पर ही आधारित नहीं है, बल्कि एक गहरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, चिंतन और सोच का परिणाम है। हमारी सनातन संस्कृति निश्चित रूप से अपना एक वैशिष्ट्य लिए हुए है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति ने विश्व को अनगिनत वैज्ञानिक खोजें दी हैं, चिंतन दिया है, पद्धतियां और जीवन के व्यवहारिक समाधान प्रदान किए हैं। महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, जिनके सिद्धांतों ने खगोल शास्त्र और गणित को सरल बनाया। आचार्य कणाद, जिन्होंने हजारों साल पहले परमाणु की व्याख्या की। आचार्य नागार्जुन, जिन्होंने सदियों पहले सोना, चांदी, तांबे, लौह और पारा व अभ्रक आदि का इस्तेमाल कर औषधीय भस्म बनाने की विधि तैयार की। महर्षि सुश्रुतु, जिन्होंने जटिल से जटिल शल्य चिकित्सा के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। महर्षि पतंजलि, जिन्होंने योग शास्त्र के माध्यम से शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को वैज्ञानिक आधार पर स्पष्ट करते हुए मानव जीवन के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त किया। ये सभी हमारे गौरवशाली भारतीय वैज्ञानिक स्तंभ हैं, जिनके अमूल्य योगदान पर आज का आधुनिक विज्ञान आधारित है। भाइयों बहनों, आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ साथ AI भी व्यापक रूप से हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रहा है। अभी आप सब लोगों ने हमारे बड़े सभी विद्वान सभी यहाँ पर वक्ताओं के वक्तव्य यहाँ पर सुने हैं। AI तकनीक न केवल हमारे दैनिक जीवन को आसान बना रही है, बल्कि उद्योग में, चिकित्सा में, शिक्षा, कृषि और अनेक क्षेत्रों में नवाचार की प्रगति का भी प्रमुख कारक बन रही है। यदि हम AI की शक्ति का सही दिशा में और सही प्रकार से उपयोग करें तो ये अनेकों क्षेत्रों में सुधार लाकर करोड़ों करोड़ लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसकी सहायता से हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं जिसमें सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में और आसानी होगी और आसानी से हम सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे। चिकित्सा क्षेत्र में AI का उपयोग करके हम रोगों को शीघ्र और सटीक निदान कर सकते हैं, जिससे लोगों को समय पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकती हैं, स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में AI का उपयोग करके शिक्षण कार्य को और अधिक इंटरेक्टिव और प्रभावी बना सकता है। कृषि में एक AI का उपयोग करके हम फसल उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझ सकते हैं और किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य को साकार कर सकते हैं। हमारे राज्य की प्राकृतिक सुंदरता, संसाधनों की रक्षा के लिए भी AI महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। AI आधारित निगरानी प्रणालियां वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में, वन संरक्षण, जल संसाधनों के संवर्धन और संरक्षण की सुरक्षा में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इससे हम पर्यावरण को, इकोलॉजी और इकोलॉजी के बैलेंस को भी बनाने में सफल हो सकते हैं। जैसा कि आप सभी को भली भांति मालूम है कि आज समूचा विश्व जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से जूझ रहा है। क्योंकि आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष जी यहाँ पर हैं, तो मैं जरूर उनके समक्ष कहना चाहता हूँ कि इस वर्ष हमको राज्य के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, या मैं कहूँ पूरे हिमालयन रीजन में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट के प्रदेश हों, सभी स्थानों पर
पहले लोग कहते थे कि अत्याधुनिक अगर कहीं निर्माण हो रहा है तो वहां पर आपदाएं आ रही हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जितनी भी आपदाएं राज्य के अंदर घटित हुई हैं, मैं लगभग सभी स्थानों पर पहुंचा हूं और मैंने देखा है कि कहीं कोई निर्माण कार्य कुछ नहीं हुआ है। जैसे मैं अगर आपको धराली की बात करूं तो कोई ऐसा बहुत विशेष वहां पर कोई लोहा, कंक्रीट, सीमेंट का बहुत बड़ा जमावड़ा या बहुत बड़ा वहां पर कोई निर्माण कार्य हो, ऐसा नहीं है। इसी प्रकार से पौड़ी जनपद के भरसार क्षेत्र से आगे पैठानी के पास सैंजी गांव, जहां एक भी निर्माण नहीं है, केवल सामान्य गांव, वहां पर एक ही गांव में 22 स्थानों पर बादल फट जाता है। थराली में बादल फट जाता है, चेपड़ों में बादल फट जाता है। पौसारी गांव बिल्कुल सीमांत क्षेत्र, हमारा पिंडारी ग्लेशियर के पास का क्षेत्र, वहां भी कोई निर्माण कार्य नहीं, लेकिन वहां भी बादल फटने की एक घटना होती है और अपने साथ पूरा सैलाब लाती है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो ग्लोबल वार्मिंग जिसकी बात हम सब लोग करते आए हैं, हमारे वैज्ञानिक करते हैं, उसका असर अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में अगर एआई आधारित प्रणाली होगी तो आपदाओं को हम रोक नहीं सकते, लेकिन प्रिडिक्टिव होकर यदि हमको पहले इसकी जानकारी मिल जाएगी तो जान माल की जो बड़ी क्षति होती है उस क्षति को भी हम बचा सकते हैं। आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।